Hello class, welcome to the new chapter. This new chapter deals with money and credit. So it is your favorite topic, like money is the favorite topic of everyone, right? So money and credit. You will now understand why we have issued so many currency note, why cannot we continue with the barter system पुराने टाइम में जैसा हुआ करता था, why we cannot do that, and क्रेडिट क्या होता है. क्रेडिट मतलब किसी को लोन देना, किसी को उधार देना, व्हाट डज दैट मीन, और बैंक्स ये एक्टिविटी क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे राइट इन दिस चैप्टर. So in this chapter you will learn the modern form of money and how they are linked with the banking system. In the second half of the chapter you will know about the credit and how it impact the borrower depending upon the situation. So these are some basic about this chapter. So let us start the chapter. Money as a medium of exchange. First of all, money act as an intermediate in the exchange process. It is called medium of exchange. See, we can buy anything from money and we can sell anything for money, right? We can sell anything for money and we can buy anything from money, right? ऐसा ही होता है. पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं और पैसे से हम कुछ भी बेच सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो चीज़ खरीदनी है और जो चीज़ बेचनी है, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट लेवल क्या है, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है? तो ये मीडियम है पैसा. पैसे से आप चीज़ें बेच सकते हो, पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है? मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास अपनी सर्विसेज हैं, तो आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं और उन सर्विसेज के बदले पैसे ले सकते हैं, राइट? और फिर उस पैसे से बड़ी सी कार खरीद सकते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने सर्विस दी और उसके बदले में आपको कार मिल गई. नहीं, आपने सर्विस की, आपको उसके बदले में पैसे मिले, आप पैसों से आपने खरीदी है कार. तो जो पैसे होते हैं, दे एक्ट एज द इंटरमीडिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो दे आर नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Okay, you can exchange it for like anything. If you have money, you can exchange it for anything, right? So it is a medium of exchange. Money is the medium of exchange. Okay, why money has why money has evolved as a medium of exchange? Why शुरुआत से तो ऐसा नहीं था. मनी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे चालू हुआ, कैसे ये चीज़ शुरू हुई बेसिकली? सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ. देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे. सी, यहाँ पे ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास आई विल गिव शू फॉर अ न्यू हैमर. इनके पास शू है लेकिन इनको चाहिए हैमर, इनको चाहिए हैमर, ठीक है? जो ये बीच वाले हैं, सेकंड बंदे जो मुस्टैच वाले हैं, इनके पास क्या है? राइस है. इन्होंने कहा कि मैं राइस दूंगा शू के बदले, लेकिन शू वाले पर्सन को तो हैमर चाहिए, उसको तो राइस चाहिए ही नहीं है ना? उसको तो राइस चाहिए ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट पर्सन कह रहा है कि आई हैव फिश एंड आई नीड राइस. कि वो कह रहा है कि आप मेरे को राइस दे दो, मैं आपको इसके बदले में फ़िश दे दूंगा. लेकिन जिस बंदे के पास राइस है वो कह रहा है मुझे तो फ़िश की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो शूज़ की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबकी नीड्स अलग अलग है, और कोई एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा फिर सामान को, है कि नहीं? कोई एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा. अब मान लो ऐसा हो जाए कि जो शू मेकर है उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो शू के बदले में हैमर दे रहा है, तो क्या करेगा? वो शू दे देगा और हैमर ले लेगा. जो ये कंडीशन फुलफिल हुई है, इस कंडीशन को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब जो दोनों की कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई हैं, और अब वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मान लो जो ये फिश वाला है ये कह रहा है कि ही नीड्स राइस, ठीक है? और जो राइस वाला है अगर वो बोले दैट आई नीड फिश, अगर राइस जिसके पास है वो बोले कि आई नीड फिश, तो ये इनका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया. तो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के लिए हमें वेट करना पड़ता था कि इसको ये चाहिए तो इसके बदले में ये देंगे. मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के लिए हमें वेट करना पड़ता था. जब तक हमें राइट बायर नहीं मिलता था तब तक हम अपना सामान बेच नहीं सकते थे, तब तक हम सामान खरीद नहीं सकते थे. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी. अब हमने फिर
फिर मॉडर्न टाइम होते होते हमने क्या किया, हमने ये किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि राइस बेच रहे हैं, राइस के बदले में पैसा ले लिया, और पैसे के बदले में जो भी खरीदना है, शू खरीदना है तो शू खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैसा है, जो मनी है, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है कि पैसे के बदले आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, पैसे के बदले आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। आपको राइस बेचना है, आप उतने अमाउंट का राइस बेच दो, पैसा ले लो, ठीक है। या आपको खरीदना है तो आप उतना अमाउंट पे कर दो और खरीद लो, राइस खरीद लो, जैसा भी है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्व करने लगा, ठीक है। ये चीज़ था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो याद रखनी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का कंसेप्ट आपको याद रखना है कि क्या होता है। नेक्स्ट, let us move forward. So the modern form of money. In the early ages, Indian used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coin, gold, silver, copper coin, and a phase which continued well into the last century. मतलब जब तक अंग्रेज आए तब तक ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड द पेपर, नोट एंड द कॉइन्स। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। आजकल के जो दिखता है वो ये नोट आपको दिख रहे हैं, राइट, आप इनसे फेमिलियर ही हैं। तो ये करेंसी है हमारी, ये हमारी करेंसी है। नोट्स में होती है करेंसी या कॉइन्स में होती है। छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं ना, एक दो रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, तो कॉइन्स में हो सकती है या हमारे नोट्स में हो सकती है, राइट। सो दिस इज करेंसी। सो व्हाट इज करेंसी? In India, Reserve Bank of India issue currency note on behalf of the central government. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है वो करेंसी नोट इशू करता है, करेंसी नोट इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो अदर इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई और नहीं है कि पैसे छाप लेगा, कोई भी नहीं। सिर्फ आरबीआई के पास ये पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोट छाप सकती है, उनकी तरफ से नोट छाप सकती है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट ने इस नोट की गारंटी ली है, जो आपने कभी नोट अगर देखा हो, मतलब ऑब्वियसली नोट आपके हाथों में आते रहते हैं, लेकिन आप उसको रीड नहीं करते होंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप नोट को पढ़ोगे तो उसमें देखोगे ऊपर लिखा रहता है कि मैं गारंटी करता हूँ कि ये नोट की मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसी लिखा रहता है। जो अगर मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के बताऊँ तो उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 50 रुपी। ये 50 रुपी के नोट पे लिखा रहता है। ऐसे ही 10 रुपी के नोट पे लिखा रहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ द सम ऑफ 10 रुपी, राइट। ये ऐसा लिखा रहता है कि मैं जो भी उससे मतलब उसको 50 रुपये की वैल्यू मिलेगी इस नोट के बदले, 50 रुपये की वैल्यू मिलेगी इस नोट के बदले। तो ये चीज़ लिखी रहती है, ठीक है। और इसमें लिखा भी रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट को आप पढ़ के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे उसमें लिखा रहता है कि गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब कि इस नोट की गारंटी, देखो अगर कोई आप नॉर्मल कागज़ लेके जाते हो किसी के पास, बहुत ही अच्छी हैंडमेड शीट ले जाओ, बेशक कुछ ले जाओ, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कागज़ लेके जाते हो, कोई उसके बदले आपको सामान तो नहीं दे देता, राइट। लेकिन एक नोट के बदले में आपको सामान कैसे मिल जाता है? क्योंकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ली है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके बदले में आपको उतनी वैल्यू की चीज़ मिल जाएगी, इस कागज़ के नोट के बदले आपको उतनी वैल्यू की चीज़ मिल जाएगी। और एक देश में ये मीडियम ऑफ, इस देश में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा, ये माना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। सो रुपी इज़ एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ करेंसी एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है ये चीज़ में, राइट। नेक्स्ट इशू इन हैंड इज द डिपॉजिट इन बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक्स। देखो होता क्या है, जितना पैसा हमें मिलता है, जो जहाँ से भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं,
अ, हम सारा ऑब्वियसली खर्च नहीं करते, है ना, सारा का सारा हम खर्च नहीं करते, हम कुछ अपना सेव भी करते हैं। हम सेव करते हैं, हम कहाँ पे डालते हैं सेव करने के लिए? हम डालते हैं बैंक के अंदर। हम डालते हैं बैंक के अंदर। हम क्यों डालते हैं बैंक के अंदर? हम अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? हम बैंक के अंदर इसलिए डालते हैं क्योंकि बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है। जितना पैसा हम बैंक में डालते हैं, बैंक हमें उसको थोड़ा बढ़ा के देगा। जैसे कि आपने 100 रुपये डाले तो 1 साल बाद वो आपको 105 रुपये करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक में डाल देते हो, एक तो इंटरेस्ट के लिए, दूसरा आप किस लिए डालते हो कि आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़े, ठीक है, बाद में कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप जाके बैंक से निकाल लो। ऐसे अभी तो सारे पैसे की ज़रूरत है नहीं, राइट। बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सको। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। पीपल you know they open up the bank account and they put money in that account. Bank accept the deposit and also pay an amount as an interest on that deposit. जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट को तो रखते हैं, कुछ टाइम बाद वापस भी कर देंगे। जब भी मतलब जैसे मेरा पैसा है तो मैं कभी भी जब भी लेने जाऊंगी तो मुझे दे देंगे जब भी मेरा मन करेगा, और उसमें इंटरेस्ट भी देंगे, उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, राइट। तो ये बैंक्स के साथ डिपॉजिट होता है। The deposit in the bank account can be withdrawn or demand. These deposits are called demand deposit. The payment are made by check instead of cash. जो डिपॉजिट जो बैंक में हम कर सकते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हैं। डिमांड मतलब जब भी हमें डिमांड अराइज हो, जब भी हमारी मर्जी हो, हम उस मर्जी से उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दैट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट। जब भी हमारा मन किया हमने उसको निकाल लिया, राइट। जैसे आपके मम्मी पापा पैसा बैंक में सेव करते होंगे तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल लेते हैं, राइट। वो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। चेक क्या होता है? चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है। उस पेपर पे क्या लिखा रहता है? उस पेपर पे लिखा रहता है कि किसको ये चेक दिया जा रहा है, उसका नाम लिखा रहता है, ठीक है, कि किसको ये चेक दिया जा रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखा रहेगा। तो बैंक का ड्यूटी क्या होता है कि जिसने वो चेक इशू किया है, जिसका बैंक अकाउंट से वो चेक इशू हुआ है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के उसको दे दिए जाए जिसका नाम इस पर लिखा हुआ है, जिसके लिए ये बनाया गया है, चेक बनाया गया है, ठीक है। उसके नाम पे उसको बैंक को पैसे देने होते हैं, ठीक है। बैंक उसके एक के अकाउंट में से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो पूजा एंड अंजलि हैं, ठीक है। पूजा को कुछ पैसे देने हैं अंजलि को, ठीक है, 10,000 रुपये देने हैं पूजा को। तो पूजा क्या करेगी, जो उसके बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक अकाउंट वाला जो चेक होगा, पूरा चेक मिलती है ना चेक बुक, तो उस चेक बुक पे पूजा अंजलि का नाम लिखेगी, उस चेक के ऊपर पूजा अंजलि का नाम लिखेगी और बोलेगी कि 10,000 रुपये का अमाउंट अंजलि को पे कर दिया जाए, 10,000 रुपये का अमाउंट अंजलि को पे कर दिया जाए। और वो पे कहाँ से होगा? पूजा के अकाउंट से। वो पूजा के अकाउंट से पे होगा अंजलि के अकाउंट में, राइट। तो जिसके नाम पे चेक बनाया जाता है उसको पैसे मिलते हैं, और जो चेक बना के देता है उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, सिंपल, राइट। सो ये चेक का चलता है। चेक क्यों मतलब क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या क्यों हम चेक के ऊपर डिपेंडेंट है? इसलिए क्योंकि अगर आप फिजिकल मनी कैरी करोगे अपने साथ तो आप लूटपाट हो सकती है, ले जाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा पैसे हों मान लो आपके साथ तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि लोग आपके ऊपर मतलब अटैक करने आ सकते हैं, चोर गुंडे ये सब कोई अटैक कर सकता है, राइट। तो सिक्योरिटी के इशू काफ़ी रहते हैं, है ना। इतना सारा पैसा आप साथ में लेके जा रहे हो तो वो पैसा चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे बेटर है कि उससे सेफ सिक्योर मीडियम है कि आप एक चेक दे दो। एक चेक बहुत ही सेफ सिक्योर है, उसको ले जाने लाने में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो इतना रिस्की भी नहीं होता, राइट। तो चेक की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसकी वजह से बैंक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं हमारी आजकल की लाइफ में, वो है लोन एक्टिविटी। होता क्या है, जो बैंक्स होते हैं वो जो हमारा एक्स्ट्रा कैश होता है वो अपने अंदर रख लेते हैं, वो अपने पास डिपॉजिट करवा लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कैश होता है उसको वो अपने पास डिपॉजिट करा लेते हैं। फिर उस पैसे को
किसी और को लोन के रूप में दे देते हैं, उस पैसे को किसी और को लोन के रूप में दे देते हैं। मान लो आप लोगों ने बैंक में पैसा इकट्ठा डाला, कुछ आपने जो भी डाला, अब बैंक के पास वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब बैंक क्या करेगा, उस पैसे को किसी बिजनेस को उधार में दे देगा। कोई जो उनसे बिजनेस के लिए उधार मांगने आएगा, कुछ आएगा, उससे उधार में दे देगा। बैंक क्यों उधार में देगा, बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक उस बंदे से इंटरेस्ट लेता है जिसको वो क्रेडिट दे रहा है, जिसको वो लोन दे रहा है, उससे वो इंटरेस्ट लेता है, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट उनके लिए तो प्रॉफिट ही है कि नहीं? वो इंटरेस्ट तो उनके लिए प्रॉफिट ही है। जैसे कि मान लो मैंने आपको 10 रुपये दिए, आगे आपने वो 10 रुपये, मैंने बोला कि मैं तुम्हें 10 रुपये तभी दूंगी अगर तुम 2 दिन बाद मुझे 11 रुपये करके वापस दो। ठीक है, 11 रुपये करके वापस दो तो मैं तुमको दूंगी। ठीक है, तो आपने ले लिया, आपने आगे किसी और को वो दे दिया और बोला कि मैं तुम्हें तभी दूंगा ये पैसे अगर तुम मुझे 15 रुपये करके वापस दो। तो उसने कर दिया। ठीक है, अगले दिन उसने आपको 15 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने वो जो पैसे आए हैं 15 रुपये, उसमें से 11 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो आपने बीच में 4 रुपये कमा लिए ना। तो यही बैंक्स का काम होता है। बैंक्स थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है डिपॉजिटर को देती है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद के साथ रखती है। वो उनका प्रॉफिट होता है। जो बैंक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक्स के पास जितना पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा लोन में दे देता है या कुछ कर देता है, नहीं। बैंक्स जो होती है वो थोड़ा पैसा अपने पास रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि अगर मान लो मुझे ज़रूरत है पैसे की और मैं अभी निकालने आ जाऊं और बैंक के पास पैसा ही ना हो, तो फिर तो कितनी गलत बात है कि मेरा पैसा कहाँ चला गया, राइट? तो बैंक कुछ अमाउंट अपने पास कैश में रखता है, जो कि अगर मान लो कोई लेने आ जाए, कुछ किसी को ज़रूरत हो, कुछ हो, तो जैसे ATM से हम पैसा निकालते हैं, हमें ज़रूरत है, तो उनको वो कैश में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम निकाल सकते हैं, हम कभी भी निकाल सकते हैं, राइट? तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कैश में रखते हैं, बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। छोटा सा प्रोपोर्शन जो है वो एज डिपॉजिट अपने पास रखेंगे, कैश में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जितना भी टोटल कैश है बैंक में, उसका सिर्फ 15% वो अपने पास कैश में रखेंगे। बाकी सारा जितना बाकी बच गया है 85%, वो एज लोन सबको दे देंगे। ठीक है, वो एज लोन सबको दे देंगे। ये क्यों अपने पास रखा गया है? दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। हो सकता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कुछ खरीद लिया मैंने, कुछ कर लिया, तो मैं बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकती हूँ। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। जो बड़ा पोर्शन है, देखो 85% जो पैसे हैं, 85% रुपए वो यूज कर रहा है, किस लिए? लोन देने के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, और लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह ही। ऑब्वियसली जो भी बिजनेस चल रहा होता है लोन के बेस पे ही चल रहा होता है, सारे बिजनेसेस लोन्स पे ही चल रहे होते हैं। जिस भी बिजनेसमैन को कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है तो वो लोन लेता है। ऑब्वियसली किसी के पास घर में इतना पैसा तो रखा नहीं होता, तो वो लोन लेता है, लोन पे सारा बिजनेस चलता है, राइट? सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर। सी, बोरोवर तो वो है जो पैसा लेने आया है, ठीक है, बिजनेसमैन जो पैसा उधारी में लेने आया है, ठीक है, वो तो बोरोवर हो गया। और डिपॉजिटर कौन हुआ? डिपॉजिटर हुए आप मैं, जिन्होंने जाके बैंक में अपना एक्स्ट्रा कैश जमा करवाया है। ठीक है, सो ये दो टर्म है। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 10 रुपये दिए, मैंने बोला मुझे 11 करके दो, आपने आगे वो 15 करके बोला कि 15 करके दो, तो 4 रुपये आपने कमा लिए, तो 4 रुपये आपकी इनकम हो गई, 4 रुपये आपकी इनकम हो गई। इसी तरीके से बैंक्स जो हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम, इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। वैसे इसमें बहुत सारे टर्म हैं समझने वाले, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे अपने। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।